ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाओरा सिस्टम, अध्याय 261, क्रोध को क्रूरता में बदलना। एक जेरस ने अपने हाथों में जूतों की जोड़ी को खाली देखा क्योंकि वे जल्द ही स्थानिक रिंग में गायब हो गए, इससे पहले कि वह एस्ट्रल रोब को बाहर लाए। ऑब्जेक्ट मिला। ऑब्जेक्ट को स्कैन किया जा रहा है। नाम एस्ट्रल रोब। ग्रेड मिथिक टियर। फंक्शन मुख्य रूप से एक रक्षा आर्टिफैक्ट। ये किसी भी प्रकार के अंतर, मुख्य रूप से तात्विक, के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है और इसे आसपास के स्थान में खींच लेता है। स्पष्टीकरण, इस आर्टिफैक्ट का उपयोगकर्ता किसी भी और लगभग सभी हमलों से बचाव करने में सक्षम होगा। नुकसान, प्रत्येक बचाव किया गया हमला उपयोगकर्ता से बड़ी मात्रा में मैना चूसता है। महत्वपूर्ण नोट, सिस्टम की भविष्यवाणी के अनुसार एक बार सभी खंडहर सक्रिय हो जाते हैं, होस्ट गैलेक्सी रैंक स्टेज के नीचे अदृश्य हो जाएगा। पैनल को देखते हुए एस्ट्रल रोब जेरा के हाथों से गायब हो गया और वापस उसके स्थानिक रिंग में प्रवेश कर गया। एक बार जब ये गायब हो गया तो जेरा के हाथों में एक और वस्तु दिखाई दी, एक छोटी काली बाली जिसके चारों ओर अलग अलग लाल रंग के रन थे। ऑब्जेक्ट मिला। ऑब्जेक्ट को स्कैन किया जा रहा है। नाम कैसियरिंग। ग्रेड लीजेंडरी टियर। फंक्शन मापना मुश्किल है। कैसियरिंग एक बड़े दिव्य ग्रेड आर्टिफैक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। यह उपयोगकर्ता को अपने कैश मैना पर बेहतर नियंत्रण पाने और पर्यावरण में अराजक तत्वों को महसूस करने में सक्षम बनाता है। और तुरंत जेरास ने अपने दाहिने कान पर बाली पहन ली। अचानक खुले छेद के कारण खून टपक रहा था, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया क्योंकि उसने अपने कमरे का दरवाजा खोलने और बाहर निकलने से पहले सभी वस्तुओं को अपने स्थानिक रिंग में पैक कर लिया। यह प्रशिक्षण कक्ष यह में किसी भी अन्य संरचना की तरह ही था, बहुत बड़ा और सक्रिय करने के लिए एक अलग स्तर के अधिकार की भी आवश्यकता थी। सूर्यास्त के समय ये तेजी से बंद हो रहा था जब बर्फ की तरह सफ़ेद बालों वाला और गहरे रंग की बाली पहने एक युवक इसके बड़े दरवाजों के सामने प्रकट हुआ। जेरास ने अंदर प्रवेश करने से पहले उस जगह का दरवाजा खोला। पहली मंजिल वह जगह थी जहां गया ने प्रशिक्षण लिया था और यह केवल स्तर एक अधिकार वाले लोगों के लिए है, और जेरास ने पलक झपकाए बिना बगल में लिफ्ट की ओर बढ़ गया। इसमें प्रवेश करते ही जेरास ने नंबर 4 बटन पर क्लिक करते ही दरवाजे बंद हो गए। तुरंत पूरी लिफ्ट में रोशनी की एक लाल स्क्रीन भर गई, जो ज्यादातर जेरास द्वारा पहनी गई घड़ी पर केंद्रित थी, फिर शांत हो गई क्योंकि आई की आवाज़ सुनाई दी। लेवल 4 प्राधिकरण प्रशिक्षण कक्ष में जाने का अनुरोध स्वीकृत। और तुरंत लिफ्ट चल पड़ी, जेरास को संरचना की चौथी मंजिल पर ले गई। खुलने पर जेरास को पूरी तरह से अपरिचित वातावरण में रखा गया, जहां जगह के चारों ओर अलग अलग प्रशिक्षण वस्तुएं और कमरे थे। गुरुत्व प्रशिक्षण कक्ष, तीव्र विकिरण हॉल, शक्ति मापने की मशीन, मजगति मापने के उपकरण, रोबोटिक खेती लड़ाई। जगह में प्रशिक्षण हॉल की संख्या लगभग असीमित थी, और खान को जो सबसे ज्यादा पसंद आया वह ये था कि वहां सैकड़ों समान कमरे थे, जिसका मतलब था कि वह अपनी पसंद चुन सकता था। एक ही कमरे में दूसरे के साथ रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, जिससे उपयोगकर्ता को बहुत जरूरी गोपनीयता मिलती थी और दूसरों से होने वाली परेशानी से भी बचा जा सकता था। और तुरंत वह अपने बगल के सबसे नज़दीकी कमरे में चला गया, मच गति मापने के उपकरण वाला कमरा। कमरे में सैकड़ों उपकरण थे जो गति मापने के लिए लक्षित थे, और जेरास अंतिम स्थान पर रखे गए उपकरण की ओर बढ़ा। अदृश्य विद्युत चुंबकीय तरंगों की सहायता से हवा में लटकी लगभग 5 मीटर की एक गोलाकार घूमती हुई गेंद। और तुरंत वह उपकरण के पास गया, उसके सामने प्रकट हुआ। उसमें से ऊर्जा की एक हरी किरण प्रकट हुई, जो उसके शरीर में चमक रही थी, और 2 मीटर ऊंचे दरवाजे के खुलने से पहले उसने बीप की आवाज़ की। एक होलोग्राफिक दिखाई दिया, जिसमें एक सूची दिखाई दे रही थी। मैक 1 ध्वनि की गति, मैक 2 ध्वनि की गति से दुगुनी, मैक 3 ध्वनि की गति से तिगुनी, मैक 12 ध्वनि की गति से 12 गुना। और तुरंत जेरा के हाथ पहले बटन पर चले गए, उस पर क्लिक किया। तुरंत उसके पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे घूमने लगी। बस गेंद को छुएं या अपनी सीमा तक पहुंचने के बाद रुको कहें। घुमाएं, घुमाएं, घुमाएं। मशीन शाकाहारी ध्वनि की गति से घूम रही थी, फिर भी जेरा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि भले ही मशीन की गेंद तेजी से घूम रही थी, लेकिन उसके पैर उससे भी दोगुनी तेजी से घूम रहे थे। तुरंत ही जैसे ही उसने मैक 2 पर क्लिक किया, उसके हाथ हिलने लगे। मैक 3 गेंद भयानक गति से घूमी और पूरे स्थान पर तेज सीटी बजने लगी, जिससे शोर मचना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें ऐसी गति के परिणामों को नकारने में सक्षम थीं। जेरास भयानक गति से आगे बढ़ा, उसके पैर धुंधले हो गए कि वह कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। फिर भी यह अभी भी पर्याप्त नहीं था, उसका दिल अभी भी बहुत धीमी गति से धड़क रहा था। मैक 4 सक्रिय करें। और तुरंत ही गेंद भयानक गति से घूमने लगी क्योंकि जेरा के होठों और उसके पेट के क्षेत्र से खून बहने लगा।
उसके शरीर से चटकने की आवाज़ें आने लगी, उसकी मांसपेशियां जो धीरे धीरे खुद को ठीक कर रही थीं और उसके घाव जो धीरे धीरे बंद हो रहे थे फिर से खुलने लगे। मैक 5 सक्रिय करें। मिनट बीत गए और गेंद भयानक गति से घूमती रही और अपनी गति के कारण पहले से ही स्थिर खड़ी होने का भ्रम पैदा कर रही थी। अगर कोई गेंद के आर पार देखे तो उसे गेंद के 1/4 हिस्से तक लाल रंग का तरल पदार्थ दिखाई देगा। उसके होठों से दर्द की कराह निकल गई, क्योंकि उसके घावों से खून टपकने लगा और उसकी त्वचा पर आंसू दिखाई देने लगे। त्वचा पर कट लगने की आवाज़ वस्तु की परिधि में गूंज रही थी, क्योंकि जेरास 5 मिनट तक मैक 5 की गति से आगे बढ़ता रहा। फिर उसने गेंद पर अपना हाथ पटका, जो तुरंत अंतरिक्ष में रुक गई। अब उसे अपनी सीमा का एहसास हो गया था, वह मैक 5 की गति तक आगे बढ़ सकता था। इससे ज्यादा और उसका शरीर टूट जाएगा। उसके शरीर के हर हिस्से से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखें भावहीन थीं, क्योंकि उसकी हथेलियों में एक जोड़ी जूते दिखाई दे रहे थे। धीरे से जेरास ने वॉर्ड वॉकर पहना, क्योंकि इसका आकार बदल गया और सीधे उसके पैर के आकार के अनुसार समायोजित हो गया। खून के छोटे से पूल से उठकर उसने होलोग्राफिक को देखा, क्योंकि उसके हाथ बटन की ओर बढ़ रहे थे। मैक 6 सक्रिय करें। बूम। अध्याय 263, क्रोध को क्रूरता में बदलना दो। मैक 6 सक्रिय करें। तुरंत गेंद ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक गति से घूमने लगी। ऐसी गति से उसकी नसों में दरारें पड़नी चाहिए थीं, फिर भी जेरास अपने पैरों को तेजी से घुमाता रहा ताकि वह उड़ न जाए। जब उसने देखा कि जूता अचानक उसके मन को खत्म कर रहा है और बदले में हल्के नीले रंग से भरी एक सफ़ेद आभा ने उसके पैरों को ढक लिया, जिससे उसे उस पर पूरा नियंत्रण मिल गया। अपने पैरों को हिलाना बस सोचने जैसा था, और अजीब सफ़ेद आभा ने उसे ये भी भुला दिया कि उसके पैरों में कोई वजन भी है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका निचला शरीर कुछ भी नहीं था। हवा और जेरास दोनों को एक भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इस तरह उसने अपना अगला निर्णय लेने से पहले अगले 5 मिनट तक घूमना जारी रखा। मैक 7 सक्रिय करें। वूम। घूमती हुई गेंद तुरंत सामान्य से दोगुनी तेजी से घूमने लगी, क्योंकि जेरास को लगा कि उसका शरीर उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। शून्य वॉकर तुरंत और भी अधिक चमक गया, क्योंकि जेरास ने महसूस किया कि उसका मैना भयानक गति से खत्म हो रहा है। चेतावनी, होस्ट का मैना तेजी से खत्म हो रहा है। होस्ट को सलाह दी जाती है कि वह रुक जाए। सिस्टम नोटिफिकेशन पैनल दिखाई दिया, लेकिन जेरास ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय अपने मैना पॉइंट्स को कम होते हुए ध्यान से देखता रहा। 30 सेकंड के बाद, रुको, जेरास चिल्लाया, क्योंकि घूमने वाली गति तुरंत धीमी हो गई और फिर स्थिर हो गई। मशीन से बाहर निकलते ही जगह का दरवाजा खुल गया। बगल में बेंच की ओर चलते हुए वह उस पर बैठ गया, जबकि उसके नाक और मुंह से सफ़ेद बालों के गुच्छे निकल रहे थे। अपनी आधी ताकत वापस पाकर जेरास ने जूते उतार दिए और फिर उसे अपने स्थानिक रिंग में रख दिया। अब उसे अंदाज़ा हो गया था कि वह वास्तव में कितना तेज था। अपनी सामान्य शारीरिक शक्ति का उपयोग करते हुए अधिकतम गति मैक 5 थी, और वह इसे 5 मिनट तक बनाए रख सकता था और अधिक, और उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा और दबाव और भयानक घर्षण के कारण टूट जाएगा। यदि वह अपने एस्ट्रल टाइटन में बदल जाता है तो उसका शारीरिक स्थायित्व सामान्य से 2 गुना हो जाएगा, और वह सामान्य समय से 2 गुना समय तक टिक सकता है, जो कि एक बार फिर टूटने से पहले 10 मिनट था। ये कहना सुरक्षित था कि उसकी अधिकतम गति केवल 5 मिनट के लिए मैक 5 थी। लेकिन जैसे ही वह शून्य वॉकर लगाता है, तब वह आसानी से मैक 6 पर दौड़ने में सक्षम हो जाएगा, यहाँ तक कि मैक 7 तक पहुँच सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपने मन का आदान प्रदान करना होगा। उसके पास जितना अधिक मन होगा, वह उतना ही अधिक जूते का उपयोग कर सकता है। और जेरास ने जांच की थी कि मन की खपत कैसे काम करती है। मध्य उल्का रैंक चरण में होने के कारण जेरास के पास अपने मन कोर ऊर्जा में कुल 300 अंक थे, और जब उसने जूते पहने थे तब उसका मन चरम पर था। मैक 6 की गति से चलते हुए जेरास ने देखा कि वह हर 1 सेकंड के लिए 0.6 मन अंक खर्च कर रहा था, और वह 5 मिनट तक मैक 6 पर दौड़ा। इसका मतलब है कि उसने कुल 180 मैना पॉइंट का इस्तेमाल किया। जब उसने मैक 7 को सक्रिय किया तो उसका मैना थकावट 1 सेकंड में भयावह 4 मैना पॉइंट तक बढ़ गया, और वह 30 सेकंड तक चला, जिसके बाद उसने कुल 120 मैना पॉइंट खर्च किए। इसलिए अगर वह वॉर्ड वॉकर के साथ अपनी चरम गति से दौड़ता, जो मैक 7 था और उसका मैना चरम पर था, वह पूरी तरह से मैना खत्म होने से पहले 1 मिनट और 1/4 मिनट तक इसे बनाए रखने में सक्षम होगा। ये कहना सुरक्षित था कि वॉर्ड वॉकर के साथ उसकी अधिकतम गति 1 मिनट के लिए मैक 7 थी। और साथ ही जेरास ने देखा कि वॉर्ड वॉकर केवल मैना का उपयोग करता है। भले ही उसके पास बहुत अधिक ऊर्जा थी, जो जीवन सार को अवशोषित करने की उसकी क्षमता का परिणाम था, वह इसका उपयोग वॉर्ड वॉकर को सक्रिय करने के लिए नहीं कर सका, क्योंकि वह केवल मैना का उपयोग करता है। अपनी गति के बारे में अच्छी जानकारी होने के कारण जेरास ने आखिरकार शून्य वॉकर को अपने स्थानिक रिंग में वापस रख दिया। और अगली चीज जो वह परखना चाहता था, वह थी उसकी ताकत और युद्ध क्षमता। तुरंत वह प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकल गया और रोबोटिक कल्टीवेशन फाइटिंग रूम की ओर बढ़ गया।
ये लगभग 100 मीटर लंबाई और चौड़ाई में एक बड़ी जगह थी जो इसे विशाल बनाती थी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, जेरास ने अपनी हथेलियों को फैलाया और इसे स्क्रीन पर रखा। उसके सामने एक छोटा होलोग्राफिक दिखाई दिया। अगले सेकंड में एक बीप ध्वनि बज उठी। उपयोगकर्ता की कल्टीवेशन को स्कैन किया गया है। मध्य उल्का रैंक चरण की पहचान की गई है। आपको केवल कम से कम प्रारंभिक उल्का रैंक चरण और अधिकतम प्रारंभिक कॉस्मिक रैंक चरण को चुनौती देने की अनुमति है। जेरास के सामने होलोग्राफिक बदलते ही आई की आवाज़ गूंज उठी, जो एक लंबी सूची में बदल गई। अपने रोबोट प्रतिद्वंद्वी का कल्टीवेशन चरण चुनें। प्रारंभिक उल्का रैंक चरण, मध्य उल्का रैंक चरण, अंतिम उल्का रैंक चरण, प्रारंभिक ब्रह्मांडीय रैंक चरण। महत्वपूर्ण नोट: नियमित जागृतिकर्ताओं के विपरीत, रोबोटों को आनुवंशिक क्षमताओं से युक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें इसके बजाय शारीरिक शक्ति के साथ पूरक किया गया था। इसका मतलब है कि उनका हर हमला उसी चरण में जागृत किसी भी हमले का अल्टीमेटम है। इसलिए वे उसी स्तर पर सामान्य जागृतिकर्ताओं की तुलना में थोड़े अधिक शक्तिशाली हैं। जेरास ने महत्वपूर्ण नोट पढ़ा, सिर हिलाया और तुरंत अपना चुनाव किया। उपयोगकर्ता ने प्रारंभिक उल्का रैंक चरण को चुनौती देने का विकल्प चुना है। एआई की आवाज़ गूंजी। उसके बाद जेरास से 10 मीटर दूर जमीन में जगह खुली और 1.8 मीटर लंबा ह्यूमनॉइड रोबोट बाहर निकला। ये गहरे लाल रंग की धातु की प्लेटिंग से पैर तक लेपित था और उसके बराबर ऊंचाई पर खड़ा था। लड़ाई 3.2.1 में शुरू होती है। तुरंत रोबोट की आंखों में एक लाल बिंदु दिखाई दिया जो जेरास पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, क्योंकि यह तुरंत एक सामान्य प्रारंभिक उल्का रैंक चरण की तुलना में उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। मुझे देखना है कि एक प्रारंभिक उल्का रैंक विशेषज्ञ को नष्ट करने में कितना समय लगेगा। जेरास ने बड़बड़ाया। रोबोट को उसके सामने आते हुए देखा, एक मुक्का उसके चेहरे पर मारा। बूम। अध्याय 264, क्रोध को क्रूरता में बदलना 3। क्रोध को क्रूरता में बदलना 3। अराजकता की आंखों को सक्रिय करो। जेरास ने मुद्रा में आने से पहले फुसफुसाया, क्योंकि दोनों मुट्ठियां उसके चेहरे पर उठी हुई थीं, और उसने अपनी कमर को नीचे किया, अपने दोनों पैरों को जमीन पर टिकाया। रोबोट उसके करीब आ गया, 3 सेकंड में 10 मीटर पार कर गया, लेकिन जेरास ने अराजकता की आंखों का इस्तेमाल किया। ये धीमा था। बूम। एक मुक्का उसके चेहरे पर लगा और उसे पूरी तरह चीरता हुआ निकल गया, लेकिन ये केवल एक मृग तृष्णा थी, क्योंकि जेरास ने पहले ही अपना सिर एक तरफ कर लिया था। आखिरी सेकंड में मुक्का चकमा देते हुए रोबोट के जबड़े पर अपनी दाहिनी मुट्ठी से पूरी ताकत से मुक्का मारने से पहले, यह एक सहज अपरकट था। गुरुत्वाकर्षण द्वारा नीचे खींचे जाने से पहले एक आकृति को हवा में 1 मीटर ऊपर उठाया गया, लेकिन इससे पहले कि उसके पैर जमीन को छू पाते, जेरस ने एक कदम आगे बढ़ाया और रोबोट के पास पहुंच गया। धमाका। जब उसका मुक्का रोबोट के पेट के क्षेत्र से टकराया तो एक गोलाकार शॉकवेव जगह जगह से गुजरी और वह भयानक गति से दीवार से टकराकर गिर गया। धमाका। धातुओं के जमीन पर गिरने और बिजली की छोटी छोटी चिंगारी और उसके शरीर पर आग की लपटें दिखाई देने की आवाज के बीच एक आकृति दीवार में फंस गई। बधाई हो, तुम जीत गए, और वह भी 5 सेकंड में। एआई की आवाज गूंजी और जेरस ने राहत की सांस ली। 1 पर 1, मैं पूरी ताकत से 5 सेकंड में एक अर्ली मेटियोर रैंक स्टेज एक्सपर्ट को मार सकता हूं। लेकिन इस रोबोट के विपरीत एक जागृत व्यक्ति के पास क्षमताएं होंगी और क्षमता को देखते हुए लड़ाई कठिन हो सकती है। फिर भी इसमें अधिकतम 10 सेकंड लगने चाहिए। जेरास ने विश्लेषण किया, क्योंकि रोबोट दीवार में फंस गया था और नीला होलोग्राफिक पैनल एक बार फिर उसके चेहरे के सामने दिखाई दिया, क्योंकि उसने जल्दी से अपना चुनाव किया। आपने एक मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज रोबोट को चुनौती देने का विकल्प चुना है, एआई की आवाज ने घोषणा की, क्योंकि जेरास ने एक और रोबोट को उससे 10 मीटर दूर जमीन से बाहर निकलते देखा। लड़ाई 3.2.1 में शुरू होती है। जाओ। तुरंत रोबोट की आंखों के लिए डिजाइन किए गए आधार से प्रकाश की 2 लाल किरणें चमक उठीं। इसके अलावा इसकी छाती के केंद्र में एक शक्तिशाली लाल ऊर्जा के साथ एक कोर था और कोर से लाल रेखाएं निकल रही थीं, जो इसके पूरे धातु शरीर में फैल रही थीं, जो हृदय से जुड़ी नसों की तरह थीं। ये पहले की तुलना में कम से कम 2 गुना मजबूत है। धमाका। तुरंत रोबोट हिल गया, उसके पैरों के नीचे एक गड्ढा दिखाई दिया। बूम। रोबोट ने 1 सेकंड में पूरे 10 मीटर की दूरी तय की। हवा में तुरंत चीरफाड़ हुई। एक मुक्का जेरा के चेहरे पर तेजी से फटा। धमाका। जेरा के आगे मुक्का मारने से हवा में हिंसक रूप से चीरफाड़ हुई। एक दूसरे से सिर टकराने से कुछ सेकंड के लिए जगह कांप उठी। उनके हाथ एक साथ बंधे हुए थे। धमाका। दोनों आकृतियां तुरंत पीछे की ओर चली गईं। जेरा ने 3 कदम पीछे लिए और रोबोट ने 5 कदम पीछे लिए। धमाका। और तुरंत जेरा ने रोबोट के सामने आकर रोबोट पर मुक्का मारा, लेकिन उसकी मुट्ठी किसी को नहीं लगी, क्योंकि रोबोट आखिरी सेकंड में किसी तरह से एक तरफ खिसक गया। 1 कदम पीछे हटे हुए जेरा ने तुरंत दूसरा मुक्का मारा और रोबोट के रक्षाहीन पेट वाले हिस्से पर जोरदार प्रहार किया, जिससे रोबोट तुरंत अपने पैर ऊपर उठाकर दूर उड़ गया, लेकिन वह जल्दी से वापस जमीन पर आ गिरा। उसके पैर पीछे की ओर खिसक गए।
धमाका। उसके चेहरे के सामने एक जोरदार किक लगी, जिसके जवाब में रोबोट ने आखिरी सेकंड में दोनों हाथ ऊपर उठाए। धमाका। और तुरंत ही वह अपनी पिछली गति से दोगुनी गति से पीछे की ओर गिर गया और दीवार पर जा गिरा। ज़ेरास के रोबोट के सामने आते ही जगह जगह दरारें फैल गईं और वह आगे की ओर किक मारने लगा। धमाका। एक पैर तेजी से आगे बढ़ा, रोबोट की छाती से टकराया और उसकी छाती तुरंत धंस गई और फिर धमाका। उसके भीतर ऊर्जा कोर को बलपूर्वक टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, जिससे एक छोटा विस्फोट हुआ जिसने ज़ेरास को दूर धकेल दिया और वह धीरे से अपने पैरों पर उतरा, अपनी लड़ाई की मुद्रा में 10 मीटर दूर। बधाई हो, आपने रोबोट को सफलतापूर्वक हरा दिया है। कुल समय 80 सेकंड लगा। एआई ने घोषणा की क्योंकि ज़ेरास अपनी खड़ी स्थिति से सीधा खड़ा हुआ। मैंने पूरी ताकत लगाई और इसमें कुल 80 सेकंड लगे। अगर यह एक सच्चा जागृत करने वाला होता तो इसमें और समय लगता, लेकिन मैं फिर भी अधिकतम 2 मिनट में उन्हें खत्म कर सकता था। ज़ेरास ने होलोग्राफिक पैनल के एक बार फिर दिखाई देने के साथ दीवार में गायब हो रहे रोबोट का विश्लेषण किया और उसने अपनी पसंद बताई। आपने फिर से मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज रोबोट को चुनौती देने का फैसला किया है। क्या आप वाकई रीमैच चाहते हैं? एआई की आवाज़ गूंजी, जिस पर ज़ेरास ने हाँ बटन पर क्लिक किया। तुरंत ही एक और रोबोट उसके सामने हर तरह से पिछले वाले की तरह दिखाई दिया और वह भी 10 मीटर दूर खड़ा था। लड़ाई 3.2.1 में शुरू होगी। जाओ। और तुरंत ही रोबोट आगे बढ़ा, ज़ेरास के सामने दिखाई दिया जो वहां सुन्न हो गया था। फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियां आपस में जोड़ लीं। अराजक अस्तित्व कौशल, खोखला डोमेन। वह जानना चाहता था कि वह मध्य उल्का रैंक चरण को कितनी देर तक हरा सकता है, लेकिन इस बार अपने कौशल का उपयोग करते हुए। बूम। रोबोट ज़ेरा के सिर पर मुक्का मारता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके सामने की आकृति तुरंत धुएं में बदल गई। उसके पैरों के नीचे छायाएं तुरंत सभी जगहों को ढांकती हुई दिखाई दी और जल्द ही हॉल के केंद्र में मोटी अथाह छायाओं से बनी एक बड़ी गेंद दिखाई दी। ज़ेरास सिंहासन पर बैठ गया और उसने कल्पना करते हुए धीरे धीरे अपने हाथ रोबोट की ओर बढ़ाए। और जैसा कि उसने कल्पना की थी, रोबोट के चारों ओर अथाह छायाओं से बना एक विशाल हाथ दिखाई दिया। अपने हाथों को एक साथ जकड़ते हुए विशाल छाया हाथ भी कसकर बंद हो गया क्योंकि यह रोबोट को निचोड़ना शुरू कर दिया, जिसने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया क्योंकि उसकी छाती में कोर शक्तिशाली रूप से चमक गया और तुरंत ज़ेरास अपने हाथों को पूरी तरह से बंद करने में असमर्थ था। मैं समझ गया, मैं आखिरकार समझ गया। ज़ेरास ने एक पागल की तरह सोचा क्योंकि उसने अचानक अपनी उंगलियों को एक बार में कस लिया। अध्याय 265, क्रोध को क्रूरता में बदलना 4 क्रोध को क्रूरता में बदलना 4 बूम। रोबोट तुरंत धातु की वस्तुओं की बौछार में फट गया जो जमीन पर बरसने लगी। छाया गेंद गायब हो गई क्योंकि ज़ेरास ने कुचल धातु को देखा जो धीरे धीरे उसके सामने जमीन में धंस गई। बधाई हो, आपने रोबोट को हरा दिया है। कुल समय 20 सेकंड लगा। ज़ेरा की भौहें आखिरकार ढीली हो गईं। वह अपने खोखले डोमेन कौशल की समझ हासिल करना शुरू कर रहा था। यह मुख्य रूप से कल्पना के सिद्धांत पर काम करता था, ठीक उसके पूर्ण रूप कौशल की तरह, लेकिन उससे भी उच्च स्तर पर। अपने डोमेन के भीतर ज़ेरास अपने दिमाग में जो कुछ भी कल्पना कर सकता था उसे बना सकता था। डोमेन का उपयोग करने का उसका सबसे पसंदीदा तरीका अपने डोमेन पर मौजूद अथाह छाया से उन विशाल हाथों को बनाना था। वास्तव में हाथ छाया से बने थे और इसलिए गैस जैसे थे, लेकिन ज़ेरास इसे अविश्वसनीय स्तरों तक मजबूत करने का फैसला कर सकता था। फिर भी यह एक महत्वपूर्ण कीमत पर आया, उसकी ऊर्जा। रोबोट के साथ अपनी लड़ाई के दौरान उसने देखा कि रोबोट उसके मौत के पंजे का विरोध करने में सक्षम था, लेकिन ज़ेरास हथेली के पीछे की कठोरता और ताकत को बढ़ाकर अगले सेकंड में तुरंत उसे कुचलने में सक्षम था, जिसने बदले में उसकी ऊर्जा को 780 से 500 तक चूस लिया। भले ही ऊर्जा का सेवन बहुत अधिक था, शायद थोड़ा बहुत अधिक, फिर भी यह उसके लिए फायदेमंद था क्योंकि पर्याप्त ऊर्जा के साथ वह मूल रूप से एक देवता बन जाएगा। खोखला डोमेन कल्पना की क्षमता के साथ आता है। एक इच्छा के साथ वह एक मौत के हाथ बना सकता था और दूसरी इच्छा के साथ वह उन्हें 100 बना सकता था, हालांकि इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब है कि पर्याप्त ऊर्जा के साथ वह संभावित रूप से कुछ भी कर सकता था। पर्याप्त ऊर्जा के साथ वह पर्याप्त ऊर्जा के साथ 1 लाख मौत के हाथ बना सकता था। शायद वह अपने खोखले डोमेन के भीतर समय को रोक भी सकता था या इसे उलट भी सकता था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को एक विचार से मार सकता था और केवल मरने का शब्द कहकर लाखों लोगों को नष्ट कर सकता था। ये सब एक ही चीज पर आकर खत्म हुआ, और वह थी ऊर्जा, और ज़ेरास के पास अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ाने का एक तरीका था। और वह था किसी कब्रिस्तान में जाना और वहां के लोगों के जीवनसार को अवशोषित करना या बस हत्याओं की होड़ में शामिल हो जाना, और वह ये सब करने का एक सरल तरीका जानता था। उसका अगला मिशन, अपने होलो डोमेन से बाहर होने के बाद उसका अगला कौशल उसका पूर्ण मॉर्फ जीन था, लेकिन उसका मन वर्तमान में पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कौशल की आखिरी चीज उसका एस्ट्रल टाइटन जीन होगा, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी।
वह पहले से ही समझ गया था कि उसे अपने एस्ट्रल टाइटन मॉर्फ के साथ रोबोट को हराने में कितना समय लगेगा, और यह 40 सेकंड था। उसका एस्ट्रल टाइटन मॉर्फ उसके शरीर की स्थायित्व को बढ़ाता है और साथ ही उसकी ताकत भी बढ़ाता है। अगर उसकी ताकत को पहले से 2 गुना कर दिया जाए तो इसका मतलब होगा कि उसे रोबोट को हराने में संभावित रूप से 2 गुना कम समय लगेगा। उसने तुरंत होलोग्राफिक पर क्लिक किया और अपना अगला विकल्प चुना। आपने पी-कुल का रैंक स्टेज रोबोट से लड़ने का विकल्प चुना है। रोबोट के जमीन के नीचे से प्रकट होते ही आई की आवाज ने घोषणा की, 3, 2.1 जाओ। रोबोट के गायब होते ही आई ने घोषणा की और उन दोनों ने सैकड़ों चालें बदलीं। 50 मिनट बाद एक व्यक्ति जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके पैरों के नीचे खून का एक तालाब था। बधाई हो, आपने रोबोट को हरा दिया है। कुल समय 20 मिनट लगा। जेरस जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था और धीरे धीरे जमीन से सीधा खड़ा हुआ। आखिरकार उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसके सिर के किनारे लगभग 5 सेंटीमीटर की खुरदरी कटी हुई रेखा देखी जा सकती थी, जिससे लगातार खून बह रहा था। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था और उसकी दाहिनी आंख पूरी तरह से कुचल गई थी। छींटे छींटे। जेरस ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और उसकी मुट्ठी से खून टपकने लगा, जमीन पर गिर गया। उसने अपने मुंह से खून थूका। एक खूनी दांत नीचे लुढ़क रहा था और उसके पैर थकावट से कांप रहे थे। वह मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। पुनर्जनन सक्रिय करें। तुरंत उसके चेहरे के घाव बंद हो गए और उसका टूटा हुआ दांत भी वापस हो गया। जेरास ने अपने सामने की दीवार को देखा, जहां रोबोट का शरीर टूटा हुआ पड़ा था, या इसे बेहतर तरीके से कहें तो दीवार पर पड़ी मशीनों का एक बड़ा ढेर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। मेरे कौशल का उपयोग किए बिना पूरी ताकत से इसे बाहर निकालने में 50 मिनट लग गए। जेरास ने विश्लेषण किया क्योंकि उसके सामने अधिसूचना पैनल दिखाई दिया और उसने उस पर क्लिक किया। आपने चरम उल्का रैंक चरण में एक रोबोट से लड़ने का विकल्प चुना है। क्या आप वाकई फिर से मुकाबला करना चाहते हैं? हाँ, लड़ाई 3.2.1 में शुरू होती है। जाओ। तुरंत रोबोट जेरास के सामने तुरंत दिखाई दिया, आगे की ओर लात मारते हुए। ये भयानक रूप से तेज था। बूम। वह स्थान जहां जेरास का सिर अराजक रूप से झटका खा रहा था। जेरास ने किक से बचने में कामयाब रहा और जल्दी से अपनी 2 उंगलियां लॉक कर लीं। अराजक अस्तित्व कौशल, खोखला डोमेन। तुरंत ही पूरे स्थान पर एक छाया फैल गई जिसने दोनों आकृतियों को ढक लिया। जेरास ने रोबोट को देखा जो उसके डोमेन की सीढ़ियों पर नीचे था और तुरंत ही दरारें फैल गईं, क्योंकि मुट्ठी जेरा के सिर पर तेजी से लगी, लेकिन वह एक भी मांसपेशी हिलाए बिना बैठा रहा। और अचानक रोबोट एक तरफ गिर गया। बूम। इसका शरीर बार बार जमीन से उछला क्योंकि यह कुशलता से मुड़ा और अपने 2 पैरों पर उतरा। ये तुरंत एक बार फिर जेरास की ओर मुड़ा और तेजी से उसकी ओर दौड़ने लगा। और धीरे धीरे जेरास अपने पैरों से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर पसीने की हल्की बूंदें गिर रही थीं क्योंकि उसने एकाग्रता में अपनी आंखें बंद कर ली थीं और धीरे धीरे दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखा और फिर अचानक नीचे दबा दिया। बूम। पूरे स्थान पर धातु की वस्तुओं के एक विनाशकारी विस्फोट से रोबोट तुरंत नष्ट हो गया। बधाई हो, आपने रोबोट को हरा दिया है। कुल समय लगा 1 मिनट। और तुरंत जेरास ने अपनी क्षमता को पूर्ववत कर दिया। सिस्टम अधिसूचना पैनल दिखाई दिया। ऊर्जा -400। मैं सच में मूर्ख हूं। अध्याय 266। क्रोध को क्रूरता में बदलना 5। क्रोध को क्रूरता में बदलना। मैं सच में मूर्ख हूं, जेरास ने मजाक में हंसते हुए कहा। हेड को ऐसी मूल रूप से सर्वोच्च क्षमता दी गई थी और ऐसी आसानी से पार की जा सकने वाली स्थिति के साथ, और यहां तक कि समाधान भी दिया गया था। और वह क्या कर रहा था? बस एक मूर्ख की तरह इधर उधर भाग रहा था। वह वास्तव में घमंडी हो गया था और बदले में मूर्ख। शैतानी प्राणी मुझे नष्ट करने और मेरी सारी ऊर्जा को चूसने में सक्षम था, इससे पहले कि मैं अपनी क्षमताओं का उपयोग करना शुरू करूं। शायद अगर मैंने अपनी आखिरी ऊर्जा की कीमत पर भी उसे घायल करने की कोशिश करने के लिए अपने खोखले डोमेन का तुरंत उपयोग किया होता और फिर अपने एस्ट्रल टाइटन रूप में मॉर्फ करने के बजाय अपने स्लम्बरिंग टाइटन जीन की प्राचीन ईश्वर उंगली का उपयोग किया होता, तो मैं इतनी दयनीय रूप से पराजित नहीं होता। लेकिन उसे देखकर, भले ही मुझे पता था कि वह वास्तव में मुझसे अधिक शक्तिशाली है, फिर भी मैंने पहले सेकंड में पूरी ताकत नहीं लगाई। मैं उसके साथ क्रूर शक्ति में प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। कितना मूर्ख, जेरास ने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा। उसके पास अभी भी एक ऐसी क्षमता थी जिसका उसने इतने समय से परीक्षण भी नहीं किया था, और वह थी प्राचीन देव उंगली कौशल। तीसरा कौशल जो उसने अपने स्लम्बरिंग टाइटन जीन से प्राप्त किया था। शैतानी प्राणी इस क्षमता के विरुद्ध एकदम सही परीक्षण विषय था, फिर भी जेरास ने इसका उपयोग नहीं किया, इसके बजाय अपने एस्ट्रल टाइटन रूप में स्थानांतरित हो गया। जब तक वह इसका उपयोग करने के बारे में सोच पाता, तब तक उसकी पूरी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसकी हार भी आंशिक रूप से उसके कारण ही हुई थी। लेकिन शैतानी प्राणी वास्तव में शक्तिशाली था, कम से कम उसके वर्तमान स्तर से तो अधिक शक्तिशाली था।
सिस्टम स्कैन के साथ जेरास उसकी साधना को पहचानने में सक्षम था और उसने कहा कि यह लेट कॉस्मिक रैंक चरण था। यह शक्ति का एक ऐसा स्तर था जिसकी बराबरी वह केवल मध्य उल्का रैंक चरण में होने के बावजूद सपने में भी नहीं कर सकता था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात प्रशिक्षक मोनेका थी, जिसने शैतान को 2 हिस्सों में काट दिया और एक ही वार से उसे लगभग मार डाला। बेशक वह जानता था कि सभी एआई प्रशिक्षकों को मजबूत माना जाता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि प्रशिक्षक मोनेका इतनी मजबूत थी। उसने एक बार उसे एक मिडिल मेटियोर रैंक के जानवर को 2 टुकड़ों में काटते हुए देखा था और सोचा था कि उसकी सीमा उससे बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। लेकिन वह वास्तव में मूर्ख था। होलोग्राफिक पैनल पर अपना हाथ पटकते ही उसके सिर की नस फट गई। आपने अर्ली कॉस्मिक रैंक स्टेज रोबोट से लड़ने का विकल्प चुना है। एआई की आवाज़ गूंजी जब उसके सामने 10 मीटर की जमीन धीरे धीरे खुली और उसके अंदर से एक रोबोट निकला जो पहले से बिल्कुल अलग था। एक तो उसका पूरा शरीर एक अजीब, पूरी तरह से काली धातु थी जो स्वाभाविक रूप से एक काली रोशनी बिखेर रही थी। सिर्फ उसकी छाती चमकने के बजाय उसके माथे पर एक ऊर्जा कोर भी था और उसकी नाभि के ठीक नीचे एक और जगह थी। इसमें कुल 3 ऊर्जा कोर हैं और इसकी उपस्थिति मात्र से जेरा के रोंगटे खड़े हो गए। तो यह एक सच्चा कॉस्मिक रैंक स्टेज कैसा दिखता है, जेरास ने सोचा। उसका दिल उसके भीतर कांपना बंद नहीं कर पा रहा था। कितना कमजोर दिल। शैतानी प्राणी की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी जैसे जेरास ने अपने दांत कस लिए हों। तुरंत उसकी मांसपेशियां सांपों की तरह उसके शरीर के चारों ओर फड़फड़ाने लगी, जैसे जेरास ने एक एयरटाइट मुद्रा में कदम रखा हो। उसकी दाहिनी आंखों में लाल नसें दिखाई दे रही थीं और उसकी बाईं आंख में एक काला बिंदु दिखाई दे रहा था। लड़ाई 3.2.1 में शुरू होती है। जाओ, इसे लाओ। काबूम। रोबोट के नीचे की जमीन 1 मीटर तक धंस गई जब जेरास ने देखा कि यह उसकी ओर भयानक गति से बढ़ रहा है, भले ही उसकी आंखों में अराजकता हो। बूम। पैर एक जानवर की तरह आगे की ओर उछला और वह तुरंत ऊपर की ओर उछला जब एक आकृति हवा में तेजी से उड़ी और दीवार में 1 मीटर का गड्ढा बना दिया। जेरा के मुंह से खून की धार बह निकली और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये बहुत तेज है, इतना तेज कि भले ही मैंने इसके हमले को महसूस किया हो, फिर भी मैं प्रतिक्रिया करने में बहुत धीमा हूं। डैश सक्रिय करें। जेरा के सिर वाली जगह पर एक मुक्का मारा गया, लेकिन रोबोट के सिर को एक तरफ घुमाने पर वह अचानक कणों में गायब हो गया, जहां एक झुका हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा था। जेरास ने अपने हाथों को अपनी गोद में रखकर आराम किया और उसके नाक और मुंह से हवा निकल गई। वह पहले से ही थक चुका था। पिछली चोटें अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं और वह बिना आराम किए घंटों से लड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह जमीन पर गिर जाए और झपकी ले ले, भले ही इसके बदले में उसे 100 साल की जिंदगी देनी पड़े। वह इतना थका हुआ था, लेकिन रोबोट के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था, जिसने पहले की जगह पर एक बड़ा छेद कर दिया और जेरास के सामने तुरंत प्रकट हुआ। बूम। जेरा के सिर पर एक हाथ तिरछे तरीके से गिरा, जिसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने आखिरी सेकंड में अचानक अपना सिर पीछे की ओर झटका दिया। बूम। जेरा की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं और उसके पीछे की दीवार पर एक सीधी रेखा दिखाई दी। मैंने इसे चकमा दिया। धमाका। एक और मुक्का उसके सिर पर लगा जैसे ही उसने पीछे की ओर एक छोटा कदम बढ़ाया और फिर से 1 इंच से चकमा देने में कामयाब रहा। फिर भी हर हमले के साथ आने वाली तेज हवा के कारण उसकी भौं से खून बह रहा था। धमाका। रोबोट अचानक तेजी से घूमा और जेरास की छाती पर लात मारी। झड़प। ये धातु के धातु से टकराने की आवाज थी और तुरंत जेरास 20 मीटर पीछे की ओर खिसक गया। अपने पैर को जमीन में जोर से दबाते हुए उसने आखिरकार खुद को रोक लिया क्योंकि एस्ट्रल तलवार ठंडी रोशनी के साथ चमक रही थी और उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। मैं तुम्हें हरा दूंगा, भले ही मुझे मरना पड़े, मैं तुम्हें हरा दूंगा, जेरास ने कहा और वह उस जगह से गायब हो गया जहां वह खड़ा था। धमाका। 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 जेरस ने सैकड़ों चालें बदली और जिस गति से वह आगे बढ़ रहा था उसके कारण उसका हाथ धुंधला हो गया। उसकी पूरी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था क्योंकि उसके घाव एक बार फिर से खुल गए थे, लेकिन जेरस के लिए सब कुछ बदल गया था। वह अब रोबोट से नहीं लड़ रहा था, वह उस शैतान से लड़ रहा था जिसने एक दिन पहले उसके सिर पर कदम रखा था, और वह या तो उसे मार देगा या कोशिश करते हुए मर जाएगा। अध्याय 267। पहली बार सिस्टम का सम्मान अर्जित करना। एक हृदय दानव। हवा को 2 भागों में काटते हुए एक तलवार ने लंबवत रूप से वार किया। क्लैंग। एक मुट्ठी ने उसे उसके रास्ते में ही रोक दिया, जबकि जेरस हवा में लटका हुआ था। उसकी सूक्ष्म तलवार हिलने से इनकार कर रही थी। उसके दांत एक दूसरे से कसकर बंधे हुए थे। जैसे ही उसने अपनी तलवार को मुट्ठी में दबाया, रोबोट के हाथ को उसकी कलाई तक काट दिया। तभी अचानक एक मुक्का उसकी बाईं आंख की ओर लगा, जबकि जेरस ने आखिरी सेकंड में अपना सिर उठाया और वार को झेलने के लिए अपनी ठुड्डी का इस्तेमाल किया। बूम। और तुरंत वह हवा में ऊपर उठा और पीछे की ओर खिसक गया।
तुरंत रोबोट उसके सामने आ गया, एक और मुक्का पहले से ही उसके चेहरे की ओर था और उसने आखिरी सेकंड में अपना सिर हिलाया। स्लैश! उसके चेहरे पर एक और तेज वार हुआ और तुरंत उसने अपनी कमर को मोड़ा और रोबोट की गर्दन की ओर तेजी से वार किया, जिसने हमले को रोकने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाए। बूम! तुरंत वह आगे बढ़ा और ज़ेरास ने अपनी तलवार उसके चेहरे पर उठाए और उसके चेहरे पर एक और मुक्का मारा। क्लैंग! मुक्का ब्लेड की तरफ से लगा और उसने अपने दांत पीसते हुए मुक्का को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह हार गया क्योंकि मुक्का उसकी तलवार से फिसलकर सीधे उसके चेहरे पर जा लगा। बूम! तुरंत वह दीवार से टकरा गया और उसमें एक मानव आकार का छेद हो गया। ब्लरग! उसके मुंह से खून और आंत के टुकड़े बाहर निकल आए क्योंकि एक बल उसके पेट में सिर से टकराया। उसका सिर जो आगे की ओर झटका खा रहा था, एक बार फिर दीवार से टकरा गया क्योंकि उसका दिमाग उसकी खोपड़ी के भीतर हिल गया और दुनिया एक सफ़ेद और काले रंग में चमक उठी। बानंग! 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 रोबोट को पता नहीं था कि रुकने का क्या मतलब है और वह बस मुक्का मारता रहा। यह इस तरह से प्रोग्राम किया गया था। ज़ेरास को बस इतना कहना था कि रुक जाओ और रोबोट तुरंत ऑफलाइन मोड में चला जाएगा, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मैं तुम्हें मार डालूंगा, भले ही यह आखिरी काम हो जो मैं करूं। उसके मुंह से गुस्से की दहाड़ निकली और उसने अपना सिर उठाया और रोबोट के सिर पर पटक दिया। धमाका! टक्कर के बिंदु पर एक गोलाकार शॉकवेव दिखाई दी क्योंकि रोबोट अचानक हमले से 3 कदम पीछे चला गया। अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए ज़ेरास ने खुद को छेद से बाहर निकाला और तेजी से रोबोट के पास गया, तुरंत अपनी तलवार को उसके नाभि क्षेत्र में घुसा दिया क्योंकि जगह के नीचे का कोर फट गया और फट गया। फिर से एक और मुक्का उसके चेहरे पर लगा और वह जमीन पर लुढ़क गया और उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। बूम! ज़ेरास के सिर के बगल की दीवार पर एक पदचिह्न दिखाई दिया क्योंकि आखिरी सेकंड में उसने अपना सिर खिसकाया, जिससे उसका सिर चपटा होने से बच गया और तुरंत उसने रोबोट के बचे हुए पैर पर अपना दाहिना पैर मारा, जिससे वह लड़खड़ाकर उसके ऊपर गिर गया। ज़ेरास ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से उठाया और रोबोट के दिल में घुसा दिया, उसका दूसरा कोर भी टुकड़ों में फट गया और फट गया। लेकिन रोबोट के उसके ऊपर लेटने से उसका सीना भी फट गया और उसने हमले का सबसे ज्यादा सामना किया। उसने अपने शरीर से ज़ेरास को जमीन पर दबा रखा था। ज़ेरास ने ब्लेड को उसके सिर की ओर घुमाया, लेकिन एक भयानक बल ने उसकी कलाई पर वार किया, जिससे तलवार उसके हाथों से उड़ गई। इसके बाद रोबोट ने मुक्कों की एक और झड़ी लगाई। जब ज़ेरास ने मुक्कों की झड़ी को रोकने के लिए अपने दोनों हाथ उसके चेहरे के सामने रख दिए, रोबोट ने तुरंत देखा कि उसके चेहरे पर उसका मूव काम नहीं कर रहा है। वह कुछ पल के लिए रुका और खान के खुले पेट की ओर मुड़ा और यही वह क्षण था जब एक हाथ ने अचानक उसके सिर को ऊपर की ओर खींचा और यह एक सहज हेडबट था जिसने उसे बहुत विचलित कर दिया, क्योंकि उसका आखिरी कोर उसके सिर के ठीक बीच में मौजूद था। और ज़ेरास उस मौके को बर्बाद नहीं होने देना चाहता था क्योंकि उसने रोबोट को कसकर गले लगाया और फिर फर्श पर लुढ़क गया और उस पर बैठ गया। उसके दोनों हाथ पहले से ही सभी हमलों से बेकार हो चुके थे, केवल एक चीज़ बची थी जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था। धमाका! 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 खान ने बार बार रोबोट के माथे पर अपना सिर पटका, जिससे हॉल में आवाज़ गूंज उठी। जब रोबोट ने उसके बाजू पर मुक्का मारा और उसके मुंह से खून बह रहा था, ज़ेरास ने हिम्मत नहीं हारी और वह आखिरी कोर पर लगातार वार करता रहा और जल्द ही धमाका! यह विस्फोट हो गया जिससे ज़ेरास दूर उड़ गया। बधाई हो, आपने रोबोट को सफलतापूर्वक हरा दिया है। कुल समय लगा 3 घंटे। आई की आवाज़ ने घोषणा की, लेकिन ज़ेरास ज़मीन पर निश्चल पड़ा रहा। उसके सिर से खून बह रहा था और उसकी सारी इंद्रियां खून से लथपथ होकर सो रही थीं। लेकिन जब उसके सामने एक अधिसूचना पैनल दिखाई दिया तो उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। बधाई हो, होस्ट ने एक ऐसी लड़ाई जीत ली है जिसे सिस्टम ने असंभव करार दिया था। होस्ट ने पहली बार कैश डिवाइडर सिस्टम का सम्मान अर्जित किया है। होस्ट को इनाम के तौर पर एक कायाकल्प कार्ड दिया जाएगा। और तुरंत ज़ेरा के सिर पर एक दूसरी दुनिया की ठंडक छा गई, क्योंकि उसके माथे पर अचानक एक काला क्रिस्टल दिखाई दिया और उसके चेहरे पर काली शैतानी दिखने वाली रेखाएं दिखाई दी जो उसके पूरे शरीर पर फैल गईं। फिर अनियंत्रित ऐंठन शुरू हो गई। यह एक बेहद ठंडी अनुभूति थी, जैसे कि -1000 डिग्री सेल्सियस पर एक बर्फ का टुकड़ा उसके मस्तिष्क पर रख दिया गया हो। फिर भी यह एकमात्र समस्या नहीं थी, क्योंकि उसे अपने पूरे शरीर में एक गर्म लौ महसूस हुई। ज़ेरास को अत्यधिक ठंड और गर्मी का एहसास हुआ जो ज़मीन पर लकवाग्रस्त होकर लेटा हुआ था। दर्द के बाद उसकी हड्डियों और त्वचा पर तीव्र खुजली होने लगी, जिससे उसकी आंखों में भयानक लाल रंग की नसें दिखाई देने लगीं। ज़ेरास के लिए यह उसके पूरे जीवन में दूसरी सबसे दर्दनाक अनुभूति थी, जो प्रयोगशाला चूहे में बदल जाने के बाद उसे हुई पीड़ा के बाद दूसरे स्थान पर थी। लेकिन तीव्र पीड़ा के बाद मुक्ति मिलती है और जैसे जैसे दर्द धीरे धीरे कम होता जाता है, उसके अपने शरीर पर नियंत्रण वापस आ जाता है, सिवाय इसके कि इस बार यह अविश्वसनीय स्तर पर था। अध्याय 268, मिशन हॉल की ओर बढ़ना। मिशन हॉल की ओर बढ़ना। ये लगभग अविश्वसनीय था क्योंकि ज़ेरास ने महसूस किया कि उसके शरीर में सभी दर्द और घाव तुरंत गायब हो गए।
उसकी टूटी हुई दाहिनी आंख, उसकी टूटी हुई पसलियां, उसकी फटी हुई मांसपेशियां, सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो गया है और उसने अपने शरीर को पहले से कहीं ज्यादा समझ लिया है। उसके शरीर में होने वाले हर छोटे मोटे बदलाव, जिस तरह से उसका खून उसके अंदर घूम रहा था, जिस लय में उसका दिल धड़क रहा था, जिस तरह से उसके सफ़ेद बाल उसके सिर के चारों ओर बेतरतीब ढंग से उड़ रहे थे, जिस तरह से आसपास की हवा उसकी त्वचा को धीरे धीरे सहला रही थी, उसके शरीर से जुड़ी हर चीज़ अभूतपूर्व रूप से स्पष्ट थी। और ठीक उसी समय उसके सामने एक अधिसूचना पैनल दिखाई दिया। HP 250250 रोड्स, ऊर्जा कोड 800/800 बार पूरी तरह से भर गया था। धन्यवाद, जेरास ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा और फिर अपना ध्यान टूटे हुए रोबोट के टुकड़ों की ओर लगाया। मैं अभी भी कॉस्मिक रैंक स्टेज की शक्ति से थोड़ा पीछे हूँ। अभी तो मैं सबसे अच्छे से छद्म कॉस्मिक रैंक पर ही कहा जा सकता हूँ। जेरास ने अपने विचारों को एक साथ समेटते हुए सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। अब उसे अपनी सीमा पता थी, अपनी कमजोरियों को समझ में आया और अपनी क्षमताओं की क्षमता भी। अपनी घड़ी पर नजर डाली, समय अभी रात के 10:30 बजे था और जेरास तुरंत ट्रेनिंग हॉल के बाहर की ओर बढ़ गया। उसे सुबह 7 बजे एक मिशन पर जाना था, इसलिए उसे जितना हो सके उतना आराम चाहिए था। अगली सुबह मध्यम आकार के बेडरूम में अलार्म की आवाज़ गूंजी। जैसे ही जेरास ने अपनी आंखें खोली, अलार्म बंद करने से पहले बिस्तर पर बैठ गया। अभी सुबह के 5 बजे बज रहे थे और वह बिस्तर से उठकर बाथरूम की ओर चला गया। 30 मिनट बाद आईने में एक सुंदर युवक दिखाई दे रहा था, जिसके चेहरे के ऊपरी हिस्से पर बर्फ की सफेदी थी। गोरी त्वचा, अंडाकार चेहरा और थोड़ी लंबी ठोड़ी, असाधारण और सुंदरता की आभा उसके शरीर से निकलती थी, जबकि वह 1.8 मीटर लंबा था। एक अच्छी तरह से फिट की गई EIA वर्दी पहने हुए, जिसकी साइड पॉकेट में एक सुनहरा प्रतीक था और उसके बाएं कान में एक गहरे रंग की बाली थी। उसकी आंखों में एक नज़र डालने पर कोई भी उन आंखों में मौजूद अलौकिक दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकता था जो एक व्यक्ति को एक बाज की नज़र से घूरती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी बाईं आंख जो किसी व्यक्ति की आत्मा को देखना चाहती थी। जेरस ने आईने में देखा, अपनी बाईं आंख पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए उसने देखा, हालांकि धीरे धीरे ये सामान्य से अधिक गहरा होने लगा था। लेकिन वह इस घटना की ओर क्यों निर्देशित था? क्योंकि जेरस ने देखा कि उसकी नज़र अब सामान्य से भी अधिक स्पष्ट हो रही थी, उसे और भी अधिक पिता जैसा दिखने में सक्षम लग रहा था। अराजकता की आंखों को सक्रिय करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही उसकी आंखों में अंधेरा घूम गया और अंदर एक गोलाकार बिंदु दिखाई दिया, जो इतना गहरा था कि वह अंधेरे में भी अलग दिखाई दे रहा था। लेकिन उसने तकनीक को निष्क्रिय कर दिया क्योंकि वह दरवाजे के बाहर की ओर बढ़ रहा था और अपनी चेतना को अपने स्थानिक वलय में डुबो रहा था ताकि यह जांच सके कि उसने कुछ छूट तो नहीं दिया है। वह अपनी आंखों में अजीबोगरीबपन के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था, अब तक इससे उसे फायदा ही हुआ। खनक, दरवाज़ा खुलने की एक संतोषजनक आवाज़ हुई जब जेरास छात्रावास के कमरे से बाहर निकला और उस जगह पर एक आखिरी नज़र डाली। वापस आने के बाद इस जगह पर कैमरों की भरमार होने के बारे में सोचकर ही वह क्रोधित हो गया, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि अभी के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। दरवाज़ा बंद था और वह तुरंत मुड़ा, अपनी घड़ी पर संकेतित दिशा की ओर बढ़ गया। EIA मिशन हॉल निस्संदेह EIA में सबसे बड़ी संरचना थी, जिसमें कुल 24 मंजिलें थीं। जेरास इस बड़ी इमारत के सामने पहुंच गया और अंदर जाने से पहले अपने अस्त व्यस्त विचारों को शांत करने के लिए उसने थोड़ी सांस ली। हाँ, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, सर? रिसेप्शनिस्ट ने सम्मानपूर्वक पूछा, जबकि जेरास ने अपनी घड़ी पर तेजी से क्लिक किया और कुछ फाइलें उसे ट्रांसफ़र कीं। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी कलाई घड़ी से उसे लिया, कुछ बातें नोट की और फिर उसे कार्ड थमा दिया। 16वीं मंजिल, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर उसने सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। और जैसे ही जेरास ने कोड 16 डाला, लिफ्ट तुरंत बंद हो गई। लिफ्ट खुलने की आवाज़ गूंजी और जेरास ने खुद को एक बड़े सफ़ेद हॉल में खड़ा पाया, जो पूरी तरह से सफ़ेद टाइल को छोड़कर किसी भी तरह की विशेषता से रहित था। छत की दीवार पर छोटे छोटे क्रिस्टल के आकार की वस्तुएं लगी हुई थीं, जो सफ़ेद रोशनी का कारण थीं जो आसपास के क्षेत्र को रोशन कर रही थीं। हॉल के केंद्र में एक घूमने वाली कुर्सी खड़ी थी और खान तुरंत अपनी सीट पर बैठने से पहले उसकी ओर बढ़े। 20 मिनट बाद उसके सामने आसमान में नीली रोशनी की 3 चमक दिखाई दी और फिर एक साथ मिलकर एक ठोस स्क्रीन बन गई। तुरंत उसके सामने 3 छवियां दिखाई दीं। उनमें से 2 ऐसे लोग थे जिनसे जेरास परिचित था, कमांडर लेविरोन और वह तगड़ा कमांडर जो उसे परेशान करना अच्छी तरह जानता था। आखिरी व्यक्ति एक महिला थी जो एक आधिकारिक व्यावसायिक सूट पहने हुए थी और उसकी आंखों में एक चश्मा था जो उसकी पुतलियों से निकलते गर्व को छिपाने में विफल रहा। और खान तुरंत अपनी कुर्सी से नीचे उतर गया और अपना सिर झुकाने से पहले घुटने टेक दिए। इस युवा ने उच्च अधिकारियों को देखा है। उठो, कमांडर लेविरोन की आवाज़ उसके कानों में गूंजी और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और सीधे कमांडरों को देखा। आप निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंच गए।
सराहनीय, महिला कमांडर की आवाज़ गूंजी और उसने उसे एक नई रोशनी में देखा। चलो मिशन में सीधे चलते हैं, तगड़े कमांडर ने कहा। हमारे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं, उभरते सितारे ज़ेरास। कुछ सवाल इस बारे में कि आप ईआईए में कैसे पहुंचे। कमांडर शिरोन से प्राप्त जानकारी से ये कहा गया था कि आप अत्यधिक बाल शोषण और अवैध मानव प्रयोग के शिकार थे, महिला कमांडर ने जांच परख कर पूछा। हाँ कमांडर, अगर यह सच है तो क्या आप कृपया हमें इस संगठन का नाम बता सकते हैं। संगठन का नाम म्यूटेंट संगठन है, जैसा कि कमांडर शिरोन ने बताया है। अच्छा, आपका वर्तमान मिशन इस संगठन से निकटता से जुड़ा हुआ है। अध्याय 269, एक मिशन जहां उसकी मृत्यु महत्वहीन है। मिशन जारी करना। म्यूटेंट संगठन, एक ऐसा संगठन जिसे ज़ेरास कभी नहीं भूल पाएगा। वे उसके द्वारा अनुभव किए गए सबसे दर्दनाक दर्द का रिकॉर्ड रखते हैं। उसे एक प्रयोग बिस्तर पर जंजीर से बांध दिया गया और साथ ही उसके अंदर एक सीरम इंजेक्ट किया गया जिसने उसकी कोशिकाओं के हर इंच को तोड़ दिया, धीरे धीरे उसे तब तक नष्ट कर दिया जब तक कि उसका पूरा जीनोम लगभग नष्ट नहीं हो गया। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। उभरते सितारे ज़ेरास, म्यूटेंट संगठन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। उनके बारे में आपका क्या अनुभव है, उसने पूछा और ज़ेरास ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए जवाब दिया। वे लक्ष्य प्राप्त करने वाले हैं, दुनिया के किसी भी अन्य संगठन की तरह। तो आप कह रहे हैं कि संगठन ईआईए भी एक जैसे हैं, उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। हाँ मैडम, लेकिन वे एक चीज़ में इससे अलग भी हैं। और वह क्या है, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के उनके तरीके। वे किसी भी ऐसे संगठन से अलग हैं जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी, छल, दर्द, विश्वासघात, वादा। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ भी करने को तैयार हैं। ईआईए के विपरीत जो नागरिकों की सुरक्षा को सबसे पहले रखता है, म्यूटेंट संगठन लक्ष्य को सबसे पहले रखता है। ज़ेरास ने विस्तार से समझाया। कमांडर लेविरॉन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान लाते हुए उसने महिला को, मैंने तुमसे कहा था कि एक झलक दी तो उन्हें नीचे ले जाना चाहिए, है न? उसने पूछा। हाँ कमांडर, एक ऐसे संगठन के खिलाफ जो अपने लक्ष्यों के अलावा किसी और चीज़ की परवाह नहीं करता। बिल्कुल भी पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपके उत्तर संतोषजनक हैं और मैंने आपको इस विशिष्ट मिशन में शामिल होने के लिए सहमत कर लिया है, महिला ने कहा और अपनी सीट पर वापस बैठ गई। उसके बाद कमांडर लेविरॉन बैठ गए। म्यूटेंट संगठन वर्तमान में एक प्रयोग कर रहा है। ईआईए को इस तरह के प्रयोग के बारे में जानकारी मिली है और ये तय किया गया है कि अगर यह सफल हुआ तो सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक भयावह संकट में पड़ सकती है। इसलिए हमने तय किया है कि हम इस संगठन की शुरुआत से ही ऐसा नहीं कर सकते। हमने उनके मुख्य मुख्यालय को मिटाने का फैसला किया है और आप, राइजिंग स्टार ज़ेरास, इस कुलीन श्रेणी के मिशन पर जाने वाले लोगों में से एक हैं। क्या वे म्यूटेंट संगठन को मिटाना चाहते हैं? ज़ेरा के सिर में घंटी जोर से बज उठी, फिर भी उसका बाहरी व्यक्तित्व पूरी तरह से भावहीन था। यह मेरी खुशी है कि मैं एक ऐसे मिशन में शामिल हो पाया जो पूरी दुनिया को बचाएगा, कमांडरों। अच्छा, म्यूटेंट संगठन को सबसे बड़ी शक्ति कहा जा सकता है। जैसे ईआईए धरती पर है, वैसे ही म्यूटेंट संगठन लीडरबोर्ड पर नंबर 1 है। अगर वे नहीं होते तो यह निराशाजनक होता। इसलिए इसने ईआईए को अपने मुख्य मुख्यालय का पता लगाने की कोशिश में कुल 15 साल लगा दिए, लेकिन ये सब विफल रहा। लेकिन अगर एक बात है तो हर संगठन, चाहे वह शक्तिशाली हो या न हो, को ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जिन्हें संगठन को आगे बढ़ाने के लिए पोषित किया जाए। म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्कूल है, ठीक ईआईए प्रशिक्षण बेस की तरह। हालांकि हम मुख्यालय के स्थान का पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन हमने 2 महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। पहली यह है कि म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय सीधे म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग बेस के बगल में रखा गया है ताकि इसके भावी उत्तराधिकारियों को इसका लाभ मिल सके। और साथ ही हम उस क्षेत्र तक पहुंच गए हैं जहां अगली प्रवेश परीक्षा होगी, जो ईआईए में आपके द्वारा की गई परीक्षा के समान होगी। महिला ने जो कहा उससे ज़ेरास पहले से ही इस मिशन के बारे में संकेत और सुराग ढूंढने लगा था। इसलिए यह आपका मिशन है। आप म्यूटेंट संगठन में शामिल होने के लिए साइन अप करने वाले व्यक्ति की तरह ही प्रतियोगिता में भाग लेंगे। फिर आप परीक्षा पास करेंगे और फिर मुख्यालय में ले जाए जाएंगे। आपकी ईआईए घड़ी एक प्राकृतिक ट्रैकर है। आपकी घड़ी का उपयोग करके हम म्यूटेंट संगठन के मुख्यालय के स्थान के बारे में जान पाएंगे। क्या अब आप समझ गए? हाँ कमांडर। संक्षेप में, मुझे म्यूटेंट संगठन के लिए साइन अप करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न होकर एक जासूस की तरह काम करना है। मुझे उम्मीद है कि आप इस मिशन के साथ आने वाले जोखिमों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। एक भी गलत कदम और न केवल आप एक उदाहरण बन जाएंगे और सबसे क्रूर तरीके से मारे जाएंगे जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ईआईए हमेशा के लिए म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस को खोजने का अपना मौका खो सकता है,
क्योंकि वे निश्चित रूप से सतर्क हो जाएंगे या पूरी दुनिया से खुद को दूर कर लेंगे और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वापस आएंगे, जिससे पूरी आकाशगंगा पर बहुत ही भयावह विनाश होगा। ज़ेरा की गंभीरता और ध्यान की अभिव्यक्ति तब से बदल गई थी जब ये संकुचित हो गई थी। उसकी बढ़ी हुई बुद्धि के साथ उसका मस्तिष्क सूचना को संसाधित करने में और अधिक सक्षम था, और जैसा कि महिला ने कहा था, कोई रास्ता नहीं था कि वह उस परिदृश्य से जीवित बच सके। वास्तव में उसकी मृत्यु सबसे महत्वहीन चीज होगी जो घटना की भव्य योजना में होगी। मिशन बहुत जोखिम भरा था, तो अपनी पसंद चुने। राइजिंग स्टार ज़ेरा। हमने आपके जैसे कुल 17 राइजिंग स्टार रैंक विशेषज्ञों से पूछा है और उन सभी ने मना कर दिया। इसलिए निश्चिंत रहें, ये निर्णय ईआईए में आपकी स्थिति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। चुनाव आप पर निर्भर है। हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था क्योंकि ज़ेरा का दिमाग पूरी गति से चल रहा था। जोखिम भरा। मिशन बहुत जोखिम भरा था। ये ईआईए में घुसपैठ करने के लिए कहने जैसा था। ईआईए के पास मौजूद भयानक शक्ति के कारण ये लगभग असंभव प्रयास था, और उसे यकीन था कि म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन ईआईए के लगभग बराबर है, सिवाय इसके कि वे उनसे कहीं ज्यादा काले और क्रूर हैं। एक गलती और उसे ये भी नहीं पता होगा कि उसकी मौत कैसे हुई। लेकिन इतना ही नहीं, मिशन में विफल होने के बाद उसका अच्छा नाम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। वह अपनी अक्षमता के कारण आकाशगंगा के विनाश का कारण बनेगा। यह एक ऐसा नाम था जिसे वह अपने सिर पर नहीं ले सकता था। ज़ेरा ने जोर से सांस ली और अपना दिल मजबूत किया और अपना फैसला किया। कमांडरों, पूरी दुनिया को बचाने वाले एक मिशन में शामिल होने में सक्षम होना मेरे लिए खुशी की बात है। अध्याय 270, डेथ आइलैंड की ओर बढ़ना। एक ऐसे मिशन पर काम करना मेरे लिए खुशी की बात है जो पूरी दुनिया को बचाएगा। कमांडरों, ज़ेरास ने कमांडरों को झुककर प्रणाम करते हुए कहा, जिनकी आंखें आश्चर्य में चमक रही थीं। वह जाने के लिए सहमत हो गया। महिला कमांडर ने मन ही मन सोचा, जैसे उसकी आंखों से अभिमान बह रहा था और वह युवक को साफ साफ देखने से अंधी हो रही थी। वह ज़ेरास को एक नई रोशनी में देख रही थी। तुमने अपना निर्णय ले लिया है, उभरते सितारे ज़ेरास। तुम निश्चिंत हो सकते हो कि यह तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी गलती नहीं होगी। इतना कहने के बाद चलो योजना पर आते हैं, महिला ने कहा, जब मोटा प्रशिक्षक आखिरकार अपनी सीट से आगे झुका। परीक्षण लिलिथिया नामक एक उजाड़ ग्रह पर होगा, या जैसा कि हम पृथ्वी पर इसे प्यार से डेथ आइलैंड कहते हैं। यह एक बंजर और टूटा हुआ ग्रह है जिसके बारे में यह अनुमान लगाया गया था कि ये दो प्राचीन जातियों के बीच एक प्राचीन युद्ध का मैदान रहा होगा, लेकिन यह वीरान हो गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस ग्रह पर एक भी प्राणी नहीं है। ये पूरी तरह से वीरान हो गया है और पृथ्वी से भी बहुत दूर है। सौभाग्य से हम सीधे ग्रह तक एक गुप्त पोर्टल खोलने में सक्षम हैं, और यह अपना काम पूरा करने के तुरंत बाद खुद को नष्ट कर देगा। जहां तक परीक्षण के अंतड़ियों का सवाल है, ये पूरी तरह से अज्ञात है और आपको इसे खुद ही पता लगाना होगा। हालांकि हमने अनुमान लगाया था कि यह निस्संदेह अविश्वसनीय रूप से क्रूर होगा। हमें विश्वास है कि आपको जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए, तगड़े कमांडर ने कहा। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ईआईए मुख्यालय को कैसे नष्ट करेगा। आपका एकमात्र मिशन बस परीक्षण पास करना और म्यूटेंट संगठन में एक नए कैडेट के रूप में भर्ती होना है। क्या आप समझे? तगड़े निर्देश ने कहा। हाँ सर, इस मिशन के दौरान हमें आपकी कोई मदद नहीं दी जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि आप ही इस मिशन को बर्बाद कर दें। म्यूटेंट संगठन उन सभी चीज़ों की पहचान करने में सक्षम है जिन पर ईआईए का थोड़ा भी प्रभाव पड़ा हो, इसलिए आपको अपनी वर्दी जरूर छोड़नी होगी। साथ ही आपकी ईआईए घड़ी ईआईए से जुड़े लोगों की मुख्य पहचान है और इसे आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इसे हटाया नहीं जा सकता। इसलिए हम अस्थायी रूप से उस फंक्शन को निलंबित कर रहे हैं और आप अपनी ईआईए घड़ी को उतार सकेंगे। ज़ेरास ने सिर हिलाया और उस आदमी ने कहा, उसे समझ में नहीं आया कि ईआईए ऐसे वॉचर क्यों बनाएगा जिन्हें पहले स्थान पर हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह भी नहीं थी। उसने कहा, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि घड़ी हर समय आपके हाथ में हो, क्योंकि यह वह जगह है जहां ट्रैकर रखा जाता है। इसे अपने स्थानिक रिंग में न रखें क्योंकि इससे सिग्नल खो सकता है। कमांडर ने चेतावनी दी। हाँ कमांडर, एक बार जब आप संगठन में आ जाते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अंदर चले जाएं और बाकी सब ईआईए पर छोड़ दें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मिशन पूरा हो गया है, कुछ अज्ञात हो सकता है और आपको किसी भी समय नए आदेश दिए जा सकते हैं। ज़ेरास ने सिर हिलाया तो महिला कमांडर ने कहा, स्रोत के अनुसार परीक्षण लगभग 1 दिन से चल रहा है और आप शायद अंतिम चरण में हैं। आपको मिशन के लिए ठीक से तैयार होने के लिए चेंजिंग रूम में ले जाया जाएगा, इससे पहले कि आपको ग्रह लिलिथिया भेजा जाए। आपके मिशन में शुभकामनाएं, राइजिंग स्टार ज़ेरास। ज़ेरास के झुकने पर यह आवाज़ उसके कानों में गूंजी। उसके सामने होलोग्राफिक बार बार गड़बड़ा रहा था और फिर गायब हो गया। उसने जोर से सांस छोड़ी क्योंकि लिफ्ट खुलने की आवाज़ उसके पास गूंजी और एक ईआईए अधिकारी वहां खड़ा देखा जा सकता था जब वह ज़ेरास को धक्का दे रहा था। यहाँ
सर, और वह तुरंत खड़ा हो गया, जल्दी से उस आदमी के पीछे चला गया। 10 मिनट बाद एक युवा व्यक्ति ने अनौपचारिक पोशाक पहनी हुई थी, जिसमें गोल गर्दन वाली शर्ट, छोटी आस्तीन वाली शर्ट थी, जिससे उसका सुडौल शरीर दिखाई दे रहा था, और एक विस्तार योग्य नम पैंट एक विशाल टेलीपोर्टर के सामने खड़ा था, जिसने पूरे कमरे को कवर किया हुआ था। ज़ेरास भी टेलीपोर्टर के आकार को देखकर आश्चर्यचकित था। अब आपको लिलिथिया ग्रह पर ले जाया जाएगा, कृपया पोर्टल पर कदम रखें। एआई की आवाज़ गूंजी जब ज़ेरास टेलीपोर्टर पर चढ़ गया और केंद्रीय बिंदु पर खड़ा हो गया। पोर्टल सक्रिय हो रहा है। स्थान का पता चला। वर्महोल बनाया गया। स्थिति स्थिर। अब परिवहन शुरू होगा। तुरंत ही टेलीपोर्टर के चारों ओर के रंग शक्तिशाली रूप से चमकने लगे। इससे पहले कि हरे रंग की ऊर्जा के गुंबद ने ज़ेरास की आकृति को ढक लिया, फिर गुंबद के भीतर एक चमकदार नीली रोशनी चमक उठी, धीरे धीरे शांत हो गई, इससे पहले कि एक बार फिर रोबोट टेलीपोर्टर प्रकट हुआ, सिवाय इस बार उस पर कोई आकृति नहीं थी। क्या होगा यदि किसी इंसान को तोप से अंतरिक्ष में उड़ा दिया जाए? इसके लिए आवश्यक वेग भी उतना ही होगा, क्योंकि परिणामी घर्षण से निस्संदेह वह व्यक्ति राख हो जाएगा, और भले ही वह सभी बाधाओं के बावजूद ऐसी स्थिति से बचने में कामयाब हो जाए, फिर भी वह आसपास के दबाव से टुकड़ों में कुचल जाएगा। यह विभिन्न अवरोध थे जिन्होंने स्थानिक टेलीपोर्टेशन की प्रगति को रोक दिया, यहाँ तक कि अंतरिक्ष क्षमता के वास्तविकता बन जाने के बाद भी। लेकिन अंततः उन्होंने एक वर्महोल बनाकर समस्या का समाधान किया जो दो दूरियों को एक साथ जोड़ता है और उपयोगकर्ता को दबाव और घर्षण से कुचलने से भी बचाता है। 10 मिनट बाद घातक शांत जंगल में एक तीव्र हरी रोशनी चमकी और जल्द ही गायब हो गई, क्योंकि ज़ेरास तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया। पूरे इलाके में उल्टी की तेज आवाज गूंज उठी और करीब 5 मिनट बाद आखिरकार वह खुद पर काबू पा सका। छी, धिक्कार है, ज़ेरास ने असंतोष से कहा जब अचानक उसके कानों के पीछे से आवाज आई। अपने हाथ ऊपर उठाओ जहां मैं उन्हें देख सकूं। हाँ, खान ने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और बंदूक की आवाज गूंज उठी। अच्छा, अब मुझे अपने सभी गोल्डन टिकट दे दो, जिसमें वह भी शामिल है जिसे तुमने अभी अभी प्राप्त किया है, और मैं शायद तुम्हें जीवित रहने दूं। आवाज गूंज उठी। गोल्डन टिकट क्या होता है? गलत विकल्प।